नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर के एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में 2 फरवरी से बजट सत्र, सर्वदलीय बैठक हुई। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र सुचारू संचालन पर दी दिशा। जनहित के मुद्दों को उठाने और सदस्यों के प्रश्नों पर चर्चा। फर्जी डॉक्टर बनकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। ऑनलाइन फार्मेसी से लाखों की दवाइयों की ठगी। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपी दबोचे, 2 फरार। चिराग पासवान का बड़ा संगठनात्मक फैसला। लोजपा ने 12 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। 3 सांसदों को मिली अहम जिम्मेदारी। हिम्मतनगर के पास फैक्ट्री में भीषण आग। सीट लेदर कवर फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड मौके पर, जनहानि नहीं। पटना में 80 लाख रुपए के प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। मुख्य सरगना समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा से सहरसा जा रहा था कफ सिरप। मामले की जांच जारी। बिहार में 2 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों के सदस्य मौजूद थे। बीजेपी की ओर से नवल किशोर यादव, आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाकपा माले से शशि यादव और जनता दल यूनाइटेड की ओर से बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि इस सत्र से पहले की एक औपचारिक बैठक थी जिसमें बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने पर चर्चा हुई। उन्होंने सदस्यों की शिकायतों पर कहा कि सभी सदस्यों के सवाल लिए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन समय की सीमा के कारण कभी कभी सभी प्रश्न शामिल नहीं हो पाते, जिसे संतुलन के साथ देखा जाता है। इस सत्र में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नया वही परंपरा है देखने के लिए, उसी में कोई नई चीज आ जाती है। काम होते होते कुछ नई चीज आ जाती है। माननीय सदस्य है, लोग कुछ नया चीज देते हैं, आज आ जाती है। पहले से नया चीज लाएंगे, इस तरह की कोई बात हम लोग नहीं करते। मनीष भाई तो हम लौट गए। ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो खुद को फर्जी डॉक्टर बताकर ऑनलाइन फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर से महंगी दवाइयां मंगवाता था और फर्जी चेक देकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि हरियाणा निवासी मुकेश तनेजा इस गिरोह का सरगना है, जो पहले भी इस तरह के मामलों में जेल जा चुका है। गिरोह दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में सक्रिय था और गाजियाबाद में भी 2 फार्मेसी कंपनियों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर नामी अस्पतालों के डॉक्टर बनकर दवाइयों का ऑर्डर देते थे और भुगतान के लिए फर्जी चेक देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से महंगी दवाइयां और बड़ी संख्या में फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के जिन बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे ये ट्रू प्रोडक्ट पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं, उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था, तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कदम उठाते हुए 12 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन प्रवक्ताओं को पार्टी की विचारधारा, नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता और मीडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूची में 3 सांसदों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें जमुई से सांसद अरुण भारती, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा का नाम शामिल है। इसके साथ ही गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी और धीरेन्द्र कुमार सिन्हा मुन्ना को दोबारा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अजय पांडे, मुरारी गौतम, राजेश भट्ट, विनीत सिंह, रितेश कुमार शर्मा और आलोक रंजन को भी इस नई टीम में शामिल किया गया है। पार्टी का यह मानना है कि अनुभव और युवा ऊर्जा का ये संतुलन संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगा। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर के हाथरोल रनासन इलाके में स्थित BMD नामक निजी फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। लेदर सीट कवर बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद मेजर कॉल घोषित किया गया, जिसके बाद करीब 15 फायर फाइटर्स की टीम मौके पर तैनात की गई। बीते 7 घंटे से ज्यादा समय से फायर ब्रिगेड के जवान लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं और अब तक 4 लाख लीटर से ज्यादा पानी और करीब 5 लाख लीटर फोम का इस्तेमाल किया जा चुका है। फैक्ट्री में मौजूद बॉयलर और भारी मशीनरी आग बुझाने में बड़ी चुनौती बनी हुई है। साबरकांठा और अरावली जिले की फायर ब्रिगेड टीमें संयुक्त रूप से राहत कार्य में जुटी है। आग में फैक्ट्री का ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गया है और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह है कि फैक्ट्री में काम करने वाले 260 से ज्यादा कर्मचारी सुरक्षित हैं और फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 80 लाख रुपए के मूल्य के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधिकारियों के आदेश पर माल सलामी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें ये जखीरा बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच की माने तो ये कफ सिरप हरियाणा से सहरसा भेजा जा रहा था। बिहार में शराब पर पाबंदी के बाद लोग नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप का सहारा लेने लगे हैं। पुलिस ने इस कार्यवाही में मुख्य सरगना समेत सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद सियासत में हलचल तेज हो गई। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आज उनके शपथ ग्रहण समारोह भी है जो तय हो गया है। 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले पवार परिवार के मुखिया शरद पवार ने इस पर यह कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये हो सकता है कि पार्टी स्तर पर कोई फैसला लिया गया हो। अब इन अटकलों पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि ये जो प्रतिक्रिया है ये उस खबर के बाद सामने आई है, उससे पहले सामने आई है जिस खबर में ये कहा गया कि सुनेत्रा पवार शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में ना सिर्फ हिस्सा लेंगी बल्कि शपथ ले सकती है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। अब संजय राउत ने इससे पहले क्या कुछ कहा था शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। अजीत पवार जाने से महाराष्ट्र आज भी सदमे में है, दुख में है। घर घर में आज भी दुख है, शोक है। तो ऐसे में अगर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम अभी भी जब तक ये शोक के दिन खत्म नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर, राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे। शरद पवार जो थे वो बोलते थे कि हम दो पार्टी एक होने वाले, का अनाउंसमेंट था, इस तरह की बात। सांसद होने के बारे में उनको जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, 2-4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजीत पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। लेकिन 12 तारीख को ये जो मिलने वाले थे होने वाली थी, मुझे मालूम किया गया। देखिए उसका हमें इस बार कुछ पता नहीं, इंटरनल मामला है उनका, कोई पवार साहब उसके बारे में बोल सकते हैं। टक्कर मारकर ई रिक्शा चालक को घायल करने और फिर उसे बोनट पर लटकाकर
जिप्सी दौड़ाने के प्रसारित वीडियो मामले में पुलिस को आखिरकार एक्शन लेना पड़ गया है। मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही पुलिस ने अब जिप्सी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जिप्सी का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर पहले तेज रफ्तार जिप्सी ने सामने से आ रहे एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक पलट गया और उसका जो चालक है ई रिक्शा का, वो घायल हो गया। उसकी नाक से खून भी निकलने लगा। टक्कर के बाद जिप्सी चालक भागने की कोशिश करने लगा। ई रिक्शा चालक उसे रोकने के लिए जिप्सी के आगे आकर खड़ा हो गया। बावजूद इसके चालक ने जिप्सी को दौड़ा दिया। ई रिक्शा चालक जान बचाने को जिप्सी के बोनट पर चढ़ गया और बोनट पकड़कर लटका रहा। इसकी तस्वीरें सामने आई है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चालक ने उसे जब रोकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उसकी जान पर बनाई ई रिक्शा चालक की। हालांकि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से जिप्सी चालक को रोका और फिर पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही की है, आगे की जांच जारी है। बिलासपुर अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जिप्सी पर एक युवक बोनट पर लटका हुआ दिख रहा था। उस संबंध में तत्काल वाहन को सीज किया गया और एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वाहन चालक मनप्रीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की गई। थाना बिलासपुर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कथित हाफ एनकाउंटर मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं है। हाईकोर्ट ने आरोपियों के पैरों में गोली मारकर बाद में उसे मुठभेड़ बताने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब किया है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट ही नहीं आई तो बल प्रयोग की जरूरत आखिर पड़ गई क्यों? कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के मुठभेड़ संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। ये टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान की है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने साफ किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इस जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने पर सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर निजी स्कूल छात्राओं के लिए अलग शौचालय और सैनिटरी पैड की व्यवस्था करने में विफल रहते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। साथ ही अदालत ने सभी स्कूलों में लड़कियों लड़कों के लिए अलग अलग और दिव्यांग अनुकूल शौचालय सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। ये फैसला 10 दिसंबर 2024 को जया ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुरक्षित रखे गए निर्णय के तहत सुनाया गया है। दिल्ली सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है और राहत देते हुए दिल्ली जल बोर्ड के लंबित पानी के बिलों पर लागू लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम यानी एलपीएससी माफी योजना की अवधि 15 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह योजना पहली और आखिरी बार बढ़ाई गई है, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी मिल चुकी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। उन्होंने कहा कि इस योजना से साफ है कि लोग बिल भरना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें सही और पारदर्शी बिल मिले। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि छोटे घरों में भी लाखों रुपए के गलत पानी के बिल भेजे गए, जिससे ब्याज लगातार बढ़ता रहा। ये सारी शिकायतों को, रिक्वेस्ट को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि एलपीएससी माफी योजना हम इसको केवल पहली बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और आखिरी बार दे रहे हैं, ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए
15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सरकार मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। 15 अगस्त तक एलपीएससी माफी योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सारे दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अपने बिल को क्लियर कराना चाहते हैं, कृपया हमारी योजना का लाभ उठाएं और 15 अगस्त तक इंतजार ना करें। कृपया अपने बिल की जांच करवाएं और उसको जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर कराएं। इसके लिए हम हमारे बिलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो न्याय की मांग करते हुए पोस्टर पहने हुए नजर आए। पप्पू यादव ने छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। शिक्षा की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर एक बार फिर छात्र उपद्रव के कारण तनावपूर्ण हो गया। रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच एक छोटी सी घटना को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, जिससे किसी बड़ी घटना को टाल दिया गया है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। फिलहाल परिसर में शांति बनी हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विवाद के दौरान कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घायल छात्र को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। पीड़ित छात्र ने अपने बयान में कुछ आरोपियों के नाम बताए हैं और आरोप लगाया है कि हमलावर बीएचयू के पूर्व छात्र हैं, जो अब भी अनधिकृत तौर पर हॉस्टल में रह रहे हैं और आए दिन उपद्रव करते हैं। छात्र की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। बिरला हॉस्टल के बाहर पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रोक्टोरियल टीम हॉस्टल के कमरों की जांच कर रही है। काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही भी की जा रही है। डांग में शिक्षा जगत को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें डांग स्वराज आश्रमशाला में 15 साल की नाबालिग छात्रा से रेप की शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में आश्रमशाला के संचालक के पति और वहां काम करने वाली खाना बनाने वाली महिला को आरोपी बताया गया है। इस घिनौनी घटना ने न सिर्फ इंसानियत को बल्कि शिक्षा के क्षेत्र को भी शर्मसार कर दिया है और जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 400 मीटर की छोटी टैक्सी राइड के लिए एक अमेरिकी नागरिक से 18,000 रुपए वसूले गए। यह घटना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की बताई जा रही है, जहां अमेरिकी महिला अर्जेंटीना एरियानो ने टैक्सी ली थी। आरोप है कि टैक्सी चालक ने महिला को सीधे होटल छोड़ने के बजाय करीब 20 मिनट तक अंधेरी ईस्ट के इलाके में घुमाया और फिर उसी होटल में छोड़ा। महिला ने अपने इस अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसके वायरल होते ही सहार पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर टैक्सी नंबर के आधार पर 3 घंटे के भीतर 50 साल के आरोपी टैक्सी चालक देशराज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये 12 जनवरी की घटना है। एक परदेशी नागरिक महिला जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे आई थी और उन्होंने एक होटल के लिए टैक्सी बुक की थी। टैक्सी चालक ने उनको गुमराह करके टैक्सी को इधर उधर घुमा के उनको नज़दीक वाले होटल पे ही छोड़ा था, जो उनका गंतव्य था वहीं पे छोड़ा था, परंतु उनसे 18,000 रुपये इस तरीके का एक बहुत एक्सेसिव फेयर उनसे वसूल किया था। ये बात के ऊपर जो संबंधित विक्टिम थे उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस की सुओ मोटो कंप्लेंट हमने रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर की है और उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। उसके अंदर अक्यूज जो है देवराज यादव, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और सभी लोगों से ऐसा आग्रह है
कि अगर इस तरीके की कोई ठगी या एक्सेसिव फेयर चार्ज करना या फिर टैक्सी चालक के द्वारा कोई तरीके का गलत व्यवहार अगर होता है तो इमीडिएटली पुलिस को आप रिपोर्ट कीजिए, 112 पे कॉल कीजिए, उस पर इमीडिएट एक्शन लें। सर होटल की दूरी कितनी रही होगी? उसने ऐसा बताया जा रहा है लगभग 400-500 मीटर की दूरी थी, तो ऐसे में फ्रॉड का वो शिकार भी हो गई, दूरी भी कम थी। अगर क्या पहले रिपोर्ट हो जाती है मामला तो क्या ऐसी सिचुएशन में पुलिस जल्दी ट्रैक कर पाती? हाँ, जितना जल्दी ये ऐसी चीजें हमको रिपोर्ट की जाए उतना ही इन चीज़ों पे काबू पाने में हमारी मदद होगी। तो यही मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ऐसा कोई टैक्सी चालक अगर आपको दिखता है या आपके साथ में इस तरह का व्यवहार होता है तो आप इमीडिएटली 112 पे कॉल कीजिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के निधन के बाद अब पार्टी के अंदर खाने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भरने के लिए चर्चा शुरू हो गई। एनसीपी नेताओं की बैठक में एनसीपी का विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना जा चुका है। ये बैठक विधान भवन में 2 बजे के लिए प्रस्तावित थी। तमाम नेता इसमें पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है और शाम 5 बजे वो शपथ ले सकती हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर। और अगर ऐसा हुआ तो ये शायद पहली बार होगा जब महाराष्ट्र में महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र एक नया अध्याय देख पाएगा। बेंगलोर में कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय अपने ऑफिस में मृत पाए गए। यह घटना अशोकनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की बताई जा रही है। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा सीजे रॉय ने खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही SOCO यानी सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच की गई। पुलिस के माने तो पिछले 2 से 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की टीम सीजे रॉय के ठिकानों पर तलाशी ले रही थी। केरल से भी एक टीम जांच के सिलसिले में आई थी। पुलिस उनके परिवार के उन तमाम सदस्यों के संपर्क में है जो फिलहाल भारत से बाहर हैं और उनके आज लौटने की संभावना है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के संबंध में वो पवार परिवार और एनसीपी के हर फैसले के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनसीपी जो भी निर्णय लेगी हर कीमत पर उसे समर्थन मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए फडणवीस साफ तौर पर अजीत पवार क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे तो उनके जाने के बाद क्योंकि वो सीट खाली हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये साफ तौर पर कहा है कि उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी खाली हुई है अगर उस पर कोई भी फैसला पवार परिवार की तरफ से आता है तो वो उन्हें मान्य होगा। ये बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री से हुई अहम बैठक के बारे में बड़ा बयान दिया। भुजबल ने बताया कि उन्होंने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसमें शपथ ग्रहण और सुनेत्रा पवार को CLP के तौर पर आगे करने की चर्चा हुई है। CM साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो है जैसे कि कोई शख्स अगर चल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते। या ऐसा मुझे पता नहीं है, पर कुछ बात ऐसे कुछ चली है और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। मगर बहुत करके
घंटे 2 घंटे में जो है निर्णय आ जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।